मुझे कोई ऐसा ग्रुप बताएं जो प्लस एम इफेक्ट करता हो, प्लस एम बताएं। NH2 NH2 एक प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। मान लो बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हुआ है। बेंजीन रिंग एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम को दे सकता हो, तो हम इसको प्लस एम ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जानी है, क्यों भाई? तो ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और रिंग पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन ने फोर्थ बॉन्ड बनाया है इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, क्या बेटा? तो अगली बार ये कहां पहुंचेगा? पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना? तो ये नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम ये कहां पहुंचेगा बोलो? नेक्स्ट टाइम ये पहुंच जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। ये पहुंच जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और उसके बाद फिर ये वापस से, तो आप देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको हम प्लस एम ग्रुप बोल रहे हैं यहां पर, उसने बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, और खास तौर पे कौन से पोजीशंस पर बढ़ाई है? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। इलेक्ट्रॉन डोनर्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, एक NO2 ले लिया। NO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, और ये जो नाइट्रोजन का प्लस है वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में शामिल नहीं है। ये पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में शामिल है। इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाया, तो ये माइनस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप था, ठीक है ना? इसने जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो भी कौन से पोजीशन पर आया पॉजिटिव चार्ज? ऑर्थो पर, क्या बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो अगली बार ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पर जाएगा बोलो? पैरा पोजीशन पर जाएगा। क्या हम लोगों ने बात की है कि पोजीशन नंबर 2 और 6 ऑर्थो कहलाते हैं, और पोजीशन नंबर 4 जो है वो पैरा कहलाता है, और पोजीशन नंबर 2 और 5 मेटा कहलाते हैं, ठीक है ना? एक बार फिर से बता देता हूं। अगर यहां पर कोई ग्रुप लगा दे, पोजीशन नंबर 1 पर कोई, ये है 1 नंबर पोजीशन, अगर ये वाला ग्रुप जो है, अगर ये ग्रुप यहां लगा होता तो ये 1 हो जाता। तो इसके रिस्पेक्ट में 2 और 6 जो है वो ऑर्थो, 4 जो है वो पैरा, और 3 और 5 जो है वो मेटा। यहां पर पैरा ये हो जाएगा, क्यों? और 2 ये ऑर्थो हो जाएंगे। ध्यान रखना, जहां पर ग्रुप नंबर 1 जहां पर लगेगा उसके ही रिस्पेक्ट में फिर हम 2, 6, 4 और 3, 5 की बात करेंगे। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है, जिसकी वजह से रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो हुई है रिंग की, लेकिन खास तौर पे कौन से पोजीशंस पर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर, ठीक है ना? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। मैं बताना ये चाहता हूं कि ऑर्थो पैरा पोजीशंस ज्यादा अफेक्टेड होती हैं इन ईदर केस। If an electron donor is present on benzene ring, it will increase the electron density at ortho para position specially. And if an electron withdrawing group is present at benzene ring, it will decrease the electron density of benzene ring, especially from which positions? Ortho and para. So ortho para positions are most affected positions. Why? Because ortho para positions are in direct conjugation with the group present at carbon number 1. Meta position is not in conjugation. बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये देखो, ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन बनाओ, ऑर्थो का बनाओ पाई सिग्मा लोन पेयर है कॉन्जुगेशन, पैरा का बनाओ पाई सिग्मा लोन पेयर है कॉन्जुगेशन, मेटा का बनाओ पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है ना? इसमें बनाओ, ऑर्थो का बनाओ, बोलो पाई सिग्मा पाई, है ना कॉन्जुगेशन? समझ गया क्या? Ortho and para positions are in conjugation with the group present at carbon number 1, but meta positions are not in conjugation, and that's why whether electron donating group is present or an electron withdrawing group is present on the benzene ring, it will always affect the ortho para positions most. बात समझ में आ गई? तो ortho para positions are affected most.
या पोजिशंस आर मोस्ट अफेक्टेड। इन ईदर केस, क्या मैं अपनी बात ठीक से बता पाया? मैं बताना चाहता हूं कि जो डोनर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और खासतौर पे ऑर्थो पैरा पर बढ़ाते हैं। जो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं और खासतौर से ऑर्थो और पैरा पोजिशन से ही कम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, जरा हम रेजोनेंस में वापस आ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ आरएस का मतलब यह हुआ कि दोनों ही आरएस एक सेम आरएच के रियल हाइब्रिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है ना? जब मान लो हमने एक ऐसा कार्बोकेटायन ले लिया ऐसा, और मैं कहूं कि ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी। पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी? हो जाएंगे। आधे आरएस ऑफ ईच अदर। इसका एक ही आरएच होगा, क्यों? और वो आरएच कैसा होगा जिसमें ये sp3 कार्बन तो पार्ट नहीं कर रहा, ये आरएच ऐसा होगा ना, देखो क्यों? और यहां पर प्लस चार्ज। तो एक ही आरएच के जब दो आरएस बनाए जाएंगे और उनमें स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है और कम स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, इसका डिसीजन करना हो तो हम इसको एक अकेली स्ट्रक्चर मानते हैं और इसको भी एक अकेली स्ट्रक्चर मानते हैं। What I want to say is that if we are going to compare the stability of two RS of same RH, then each structure is considered as an individual structure. जबकि तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं बताई मैंने जो कि इंपॉर्टेंट, मतलब भाई यही करना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो बताना चाहता हूं मैं, वो ये प्रॉब्लम है कि मान लो हमने यहां पर प्लस चार्ज ले रखा है, ठीक है ना, और यहां पर हमने एक प्लस चार्ज ले रखा है। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग सिस्टम है। ये किसी दूसरे आरएच का सिस्टम है, ये किसी दूसरे आरएच का सिस्टम है। ये दोनों आधे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर? नो। जब दो अलग अलग सिस्टम्स के बीच में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं तो हम उसमें इसको अकेली स्ट्रक्चर और इसको अकेली स्ट्रक्चर नहीं मानते। तब हम कहते हैं इसमें कुल कितनी पॉसिबल है, इसमें कुल कितनी पॉसिबल है, किसकी फैमिली में ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है। You understand? When we are going to compare the stability of two different systems, then one structure is not considered to be the single individual structure. Then we have to consider all the structures associated with this and associated with that. फिर हम ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, भाई उसके पास कितने, इसके पास कितने, उसको कोई खास स्टेबिलिटी तो कहीं नहीं मिल रही, कोई इक्वल आरएस तो नहीं हो रहा। ये सब कुछ देखने के बाद तब डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है या कि ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ टू आरएस ऑफ सेम आरएच, देन ईच स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। तो अभी हम ये वाला केस करने जा रहे हैं, उसके बाद ये वाला भी पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूं? क्या मेरे शब्द पर्याप्त हो रहे हैं? ठीक है भाई, पढ़ें। पहला रूल। हाँ बेटा बोलो। देख लेंगे अभी, जब रूल, अभी यही तो सीखने जा रहे हैं यार, तो अभी से लग गया। धीरे धीरे देश को आगे बढ़ाएंगे। यही तो मैं सिखाने वाला हूं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ऊपर वाले में भी यही सिखाने जा रहा हूं। पहले तो यही सिखाऊंगा, पहले ये सिखाऊंगा कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, फिर ये सिखाऊंगा कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूं वो क्या है कि अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे तो इसको अकेला एक सिंगल स्ट्रक्चर, इसको अकेला एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मान के करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। दो अलग अलग सिस्टम्स में हम देखेंगे इसके पास कितने खानदानी है, इसके पास कुल खानदान में कितने सदस्य हैं, उसके हिसाब से। चलो पहला रूल लिखो। रूल बता देता हूं तो खुद ही कर लेगा कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ठीक है, चलो भाई लिखो। न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। फर्स्ट रूल, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। ठीक है भाई, हाँ बताता हूं। दूसरी बात लिख लो। द आरएस
with more covalent bonds is more stable. The RS with more covalent bonds is more stable. एग्जाम्पल देख लो, मान लो हमने ले लिया ब्यूटाडाइन, आपका फेवरेट 2,3 ब्यूटाडाइन ले लिया, ठीक है ना। इसकी एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं मैं। आप पहले ये बता दें कि क्या ये दोनों एक दूसरे की RS हैं। अरे पहले मुझे बनाने तो दे। आधे RS ऑफ ईच अदर, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। लेकिन सेकंड वाली स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा था, क्या कहते हो? बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी. Bond breaking requires energy, and that's why stability decreases. Whenever you supply energy to any system, the stability will decrease. So bond breaking requires energy and bond formation releases energy. जिसके पास ज्यादा बॉन्ड होंगे उसके पास एनर्जी कम होगी, जिसके पास कम बॉन्ड होंगे या चार्ज होगा तो चार्ज क्रिएशन कैसे होगा? चार्ज क्रिएशन, चार्ज क्रिएशन को लिटरेचर में बोलते हैं चार्ज सेपरेशन. Charge separation requires energy because charge separation is possible or charge creation is possible only when there is bond breaking. And to break a bond, you have to supply the energy. How much energy? It is equal to the bond energy of that bond. ठीक है ना? अगर आपने किसी स्ट्रक्चर को एनर्जी सप्लाई कर दी तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या होगा? कम हो जाएगी. लेस द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, यही नारा है. जिसकी एनर्जी जितनी कम उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा. आपकी एनर्जी कम कर दें, स्टेबल हो जाओगे. क्यों? 2 दिन खाना पीना बंद कर दो, फ्लैट हो गए. कैसा? अब मैं नहीं कर सकता. क्यों? चलो बात समझ में आ गई. तो तुम्हारा क्वेश्चन ये समझ में आया कि क्यों चार्ज होने पर स्टेबिलिटी कम होगी? बिकॉज चार्ज इज सेपरेटेड ओनली इन केस व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग विल रिक्वायर एनर्जी. सो व्हेनेवर यू सप्लाई एनर्जी टू एनी सिस्टम स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. तीसरा रूल लिखो, इसको बोलते हैं EN रूल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल. लिखो, पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल. पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल. नीचे वाली लाइन में लिख ला, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल. मैं फिर से बोलता हूं, पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक द स्ट्रक्चर स्टेबल. ठीक है ना? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से एकोमोडेट करता है, और पॉजिटिव चार्ज जहां पर होना चाहिए अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कंफर्टेबल होगा स्ट्रक्चर. बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है ना? ये है EN रूल. एक और रूल लिखवा देता हूं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं इसको. ऑक्टेट रूल लिखो. The structure in which all the atoms are having complete octet. The structure in which all the atoms are having complete octet is more stable. हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट नहीं देखते, हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट देखते हैं. ठीक है ना? The structure in which all the atoms are having complete octet is more stable. एक नोट लिखना नीचे. In case if EN rule and octet rule contradict each other, I repeat, in case if EN rule and octet rule contradict each other, then octet rule is preferred. I repeat, in case when EN rule and octet rule contradict each other, then octet rule is preferred. ठीक है ना? जरा एग्जाम्पल देखो. मान लो हमने ले लिया यहां पर एक प्लस चार्ज और यहां एक डबल बॉन्ड है और ये है Cl. अब ये Cl
का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस करने की वजह से एक और RS ऐसी बन जाएगी जब यहां पर डबल बॉन्ड हो जाए, Cl पर प्लस चार्ज आ जाए। तो पहले में कार्बन पर प्लस चार्ज है और दूसरे में क्लोरीन पर प्लस चार्ज है। तो ईएन रूल तो ये कहता है कि कार्बन पर प्लस चार्ज ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम ऑक्टेट रूल लगाते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है? हर एटम के ऊपर, हाइड्रोजन को छोड़कर हर एटम के ऊपर हमें चेक करना है कि क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। हर बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और लोन पेयर अगर होगा तो वहां दिख जाएगा। लोन पेयर किस एटम पे कितने हैं ये आपको खुद से पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा है। कई बार वो एग्जाम में लोन पेयर किसी एटम पर कितने हैं वो नहीं बनाते, ठीक है ना। तो चलो गिनते हैं, इस क्लोरीन पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ये 8 है? कंप्लीट है ऑक्टेट, हर जगह कंप्लीट है ऑक्टेट। इस कार्बन का गिन लो, खास तौर पे जहां प्लस चार्ज है वहीं ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के चांसेस हैं। तो बताओ इस कार्बन पर कुल कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर हो गई। क्यों बेटा? ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है। इसमें बताओ इस कार्बन पर कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। क्लोरीन पर बता दो, कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ये स्ट्रक्चर है एक कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर। तो अब मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? सेकंड। जबकि सेकंड जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? Whenever electronegativity rule and octet rule are contradicted, then you know which rule will be preferred? Octet rule is preferred. बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड कहां ज्यादा हो रहा है? अरे यार तू ऐसे मत कहा कर, काउंट कर ले। ये पहली स्ट्रक्चर है, ये है पहली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड तो उसी में ज्यादा है ना बेटा। अच्छा हाँ, वैसे देख लो, सबसे पहले ऑक्टेट रूल, फिर ईएन रूल, फिर मोर बॉन्ड्स, फिर चार्ज, ये सब देख लो। पहली स्ट्रक्चर ये है। दूसरी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को न्यूट्रल कर दिया और पॉजिटिव चार्ज खुद के ऊपर ले लिया इसने, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। तीसरी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को न्यूट्रलाइज कर रखा है और पॉजिटिव चार्ज इसने खुद के ऊपर एकोमोडेट करवा लिया, ये तीसरी स्ट्रक्चर है। मुझे बताओ पहले ऑक्टेट रूल अप्लाई किया जाएगा। हाँ बेटे इधर देख लो, मुझे बताओ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर? कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, और लोन पेयर है तो 8 पूरे हो गए। इस कार्बन पर बोलो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है। केवल इनकम्प्लीट लिखने से भी काम हो जाता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया ये। इस नाइट्रोजन पर बोलो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट ऑक्टेट है। बाकी सब में कंप्लीट रहता है, ये न्यूट्रल में तो रहता ही है। इस ऑक्सीजन पर बोलो कंप्लीट है क्या? अगर कंप्लीट ऑक्टेट है तो यह भी कंप्लीट। ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया कि फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल है, सेकंड और थर्ड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन का ऑफ कोर्स डुप्लेट कंप्लीट होता है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सेकंड और थर्ड में भी ज्यादा स्टेबल किसको मानेंगे? सेकंड को। क्यों? जहां तक संभव है सारे रूल्स को सेटिस्फाई करा लो। तो ईएन रूल कहता है कि नाइट्रोजन का प्लस चार्ज ऑक्सीजन के प्लस चार्ज से ज्यादा कंफर्टेबल है। बात समझ में आ गई? अगर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है तो उसका आई मीन नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल एकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज वेल, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकला? सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? मान लो हमने ले लिया यहां पर एक NH2 ग्रुप ले लिया, स्ट्रक्चर 1, और स्ट्रक्चर सेकंड में यहां पर प्लस कर दिया, यहां पर माइनस कर दिया और पास में NH2 ग्रुप ले लिया। आप समझ रहे हैं? यहां एक डबल बॉन्ड रहा होगा, उसको मैंने ब्रेक किया है।
एक बार इधर की ओर ब्रेक किया तो प्लस इधर माइनस इधर आ गया, एक बार इधर की ओर ब्रेक किया तो प्लस इधर और माइनस इधर आ गया। क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा अनस्टेबल है। तो जरा देखो, एडजेसेंट कार्बन पर चार्जेस होने पर वैसे ही अनस्टेबिलिटी हो जानी है, ये दोनों ही हाईली अनस्टेबल है। उनमें भी लीस्ट स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? सेकंड वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। सो सेकेंड इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल ले रहा हूं। यहां माइनस है, यहां पर प्लस है, और इसके साथ मैं एक -m ग्रुप जोड़ देता हूं, और एक बार मैंने इसको उल्टा किया हुआ है, यहां प्लस, यहां पर माइनस, और इसके साथ एक -m ग्रुप जोड़ दिया है। बोलो, ये एक -m ग्रुप है और ये एक -m ग्रुप है। -m ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों में एडजेसेंट कार्बन पर चार्जेस हैं। लेकिन पॉजिटिव कार्बन के पड़ोस में अगर -m ग्रुप लगा हो तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों? एक तो उसके पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर से एक बड़ा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बगल में बैठा हुआ है। मेरी बात सुनो, एडजेसेंट कार्बन पर जो चार्जेस होते हैं तो क्या स्टेबिलिटी कम हो जाती है? हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम RS नहीं मानते। मैंने 2 हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाई है, उनमें से मैं बोलूं अगर कि ज्यादा अनस्टेबल कौन है तो क्या बोलोगे? क्या ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों के प्रति, इलेक्ट्रॉनों के लिए डेफिशिएंट है? इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला कार्बन है जो गरीब है, पॉजिटिव चार्ज है, और पड़ोस में आ गया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो बोलो क्या उसकी गरीबी को और बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया। और यहां पर क्या है? यहां पर माइनस के पास में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो इसको तो ठीक है भाई, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इस वजह से अनस्टेबल था, कोई ले जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन भी जेई में पूछे जाते हैं खूब। क्लियर है? AR स्टेरिक इनिबिशन ऑफ स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लो हमने यहां पर एक बड़ा ग्रुप ले लिया, कोई बड़ा ग्रुप मतलब बड़े आकार का, बड़े साइज का। स्टेरिक टर्म इज ऑलवेज फॉर बल्की ग्रुप्स, बल्कीनेस, ठीक है ना। और यहां आसपास में हमने 2 और ग्रुप लगा लिए। ऐसे में क्राउडिंग की वजह से ये जो ग्रुप है ना, इट गोज आउट ऑफ प्लेन, गोज आउट ऑफ प्लेन। और जरा मुझे बताएं, अगर प्लेनरिटी का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? रेजोनेंस रुक जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू SIR। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? मतलब ये इतना बिल्कुल आउट ऑफ प्लेन ऐसे आ जाता है, ऐसे 90 डिग्री पर आ जाता है ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे आता था, बार बार रेजोनेंस करता था, वो रुक जाएगा। क्या कहते हो? अब ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी जरा देखो। ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें कि ये दोनों मिथाइल्स हैं, ठीक है बेटा, और ये जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये बाकायदा रिंग से बाहर आ गया ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिंग में आया करते थे, वो रेजोनेंस रुक जाएगा। इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी रेजोनेंस का रुक जाना। रेजोनेंस के रुक जाने का जो भी रिजल्ट होगा वो सामने आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है और इलेक्ट्रॉन डोनर्स को बेस बोलते हैं, लुईस बेस। अगर कोई H+ आए
कोई H+ आए तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के पकड़ लेगा और हम बोलेंगे भाई इसने बेसिक कैरेक्टर शो किया। इसके पास कोई H+ आए तो ये उस H+ को इलेक्ट्रॉन दे के इस H+ को ट्रैप कर लेगा और हम बोलेंगे इसने बेसिक कैरेक्टर शो किया। तो मुझे बताना है, आपको ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट और ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, इनमें किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट का। सेकंड का बेसिक कैरेक्टर कम क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, बार बार रिंग के अंदर आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर नहीं रहता, जबकि वो इलेक्ट्रॉन यहां पर रेजोनेंस क्यों रुक गया? ड्यू टू लॉस ऑफ प्लेनरिटी। लॉस ऑफ प्लेनरिटी क्यों हो गई? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। तो जब भी कभी बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगे हैं उसमें एडजेसेंट पोजीशन पर बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए जाएं तो धक्का मुक्की की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से लॉस ऑफ प्लेनरिटी हो जाती है और उसकी वजह से रेजोनेंस रुक जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से, यानी रेजोनेंस के रुक जाने की वजह से जो भी उसका कंसिक्वेंस होगा वो दिखाई पड़ेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दिस लोन पेयर इज ऑलवेज प्रेजेंट विद द नाइट्रोजन, इट इज नॉट डीलोकलाइज्ड, इट इज नॉट गोइंग इनसाइड द रिंग, सो इट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अटैक, फॉर डोनेशन टू H+। बात समझ में? अच्छा, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये हमेशा डबल हो जाया करता है। तो इसकी लंबाई में कौन सा बॉन्ड की लंबाई, कौन सा CN बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट, क्योंकि वो सिंगल में रहता है और ये बार बार डबल होता रहता है। तो ये भी एक फर्क आएगा रेजोनेंस का रुक जाने का, SIR का। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? तो वेन एवर बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग और एट एडजेसेंट पोजिशंस, देन लॉस ऑफ प्लेनरिटी occurs ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस इज इनहिबिटेड टेम्पोरेरीली। और रेजोनेंस के टेम्पररी रुक जाने की वजह से जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे वो शो होंगे, वो दिखाई पड़ेंगे। बस यहां पर एक नोट मुझे बनाना था कि O- OH NH2 और CN ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो दे डू नॉट एक्सपीरियंस SIR and neither they exert SIR। न ये दूसरों को SIR की वजह से बाहर भेजते हैं, न ये इनके खुद के ऊपर SIR एक्सपीरियंस होता है, न ये खुद धक्का मुक्की से बाहर जाते हैं, न किसी दूसरे को बाहर भेजते हैं। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, साइनाइड इज स्मॉल एज वेल एज लीनियर ऑल्सो, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बेचारा बोलता है मैं एक लाइन में खड़ा हूं, मुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? तो ये जरा याद रखना, SIR का मतलब क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है? क्राउडिंग की वजह से लॉस ऑफ प्लेनरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से रेजोनेंस रुक जाता है। तो रेजोनेंस के इनहिबिशन का, रेजोनेंस के रुक जाने का जो भी रिजल्ट है वो हमें दिखाई पड़ता है। हाँ, वो तो रिंग के अंदर तो होता रहेगा। स्टेबिलिटी तो एक रिलेटिव इक्वल RS या इक्विवेलेंट RS। इक्वल RS या इक्विवेलेंट RS। मान लो हमने ले लिया फॉर्मेट आयन, दिस इज फॉर्मेट आयन। तो फॉर्मेट आयन में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है। क्या ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं? क्या ये दोनों दो इक्वल RS हैं? इसका अगर आप RH बनाओगे तो आप देखोगे हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो तो रेजोनेंस में शामिल नहीं है, लेकिन दोनों ऑक्सीजनों पर आधा आधा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड, इक्वल डिस्पर्सल हो रहा है। ठीक है ना? ये इसका रियल हाइब्रिड होगा। रेजोनेंस में पार्ट, इक्वल RS में पार्ट करने वाले, इन केस ऑफ इक्वल RS द सेम नेचर बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है ना? मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ इक्वल RS
the same nature bonds participating in resonance, same nature bonds participating in resonance are of equal length. यानी कि इसमें दोनों सीओ बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे। क्यों? बात समझ में आ रही? इसका मतलब बोथ सीओ बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्बोनेट डाई एनायन। स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, यहां नेगेटिव चार्ज है, एक आरएस ऐसा बना लो, फिर एक आरएस ऐसा बना लो, क्या ये तीनों इक्वल आरएस है? क्यों? 3 इक्वल आरएस। आरएच इसका कैसा होगा? आरएच ये हो गया सिग्मा स्केलेटन, पाई बॉन्ड तीनों पर बारी बारी से डीलोकलाइज्ड है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स पर हैं, तो -2/3 सबका इक्वल शेयर है। यानी कार्बोनेट में सभी सीओ बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं और सभी सीओ बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्यों? यानी सिंगल बॉन्ड से थोड़े छोटे होंगे, डबल बॉन्ड से थोड़े लॉन्गर। ये तो हुआ ना। नाइट्रेट आयन देख लो, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और दोनों ऑक्सीजनों पर माइनस चार्ज है, ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज है। अगर ये ऐसे आता है और अगर ये ऐसे आए तीन इक्वल आरएस, ठीक है ना। आरएच कैसा होगा? ये सिग्मा स्केलेटन है, नाइट्रोजन पर एक कंप्लीट प्लस चार्ज है, ऑक्सीजनों पर पाई बॉन्ड पार्शियली और सभी ऑक्सीजनों पर -1/3। बेंजीन में भी देख लो इक्वल आरएस होते हैं, तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड इक्वल लेंथ के भी होते हैं, 2 इक्वल आरएस हो जाएंगे। ऑल सीसी बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका आरएच अगर बनाना चाहो तो ऐसा बन जाएगा। हाँ बेटा।